नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा भारत की न्यायपालिका, और न्यायपालिका के अंतर्गत हमने हाई कोर्ट पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट उससे संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान है, अनुच्छेद है, वो हमने पूरे पढ़े। और आज हमें पढ़ना है हाई कोर्ट। प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा और क्या क्या प्रावधान होंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी, ये हम पूरा इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम एक रिकेप देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा। तो जो सुप्रीम कोर्ट की बात की हमने संविधान के भाग 5, संविधान के भाग 5 में हमने पढ़ा अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक। सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की बात जो आई है तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, और इसके तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। प्रथम न्यायाधीश जो थे वो एलिजा एम्पे। इसके बाद में कुछ हाई कोर्ट स्थापित हुए थे। तो 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1862 में कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, 1866 में इलाहाबाद, और बहुत बाद में 1966 में दिल्ली। 1966 में दिल्ली। आज हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कब कब हुई है। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसमें क्या प्रावधान दिया, ये भी हाई कोर्ट से संबंधित है। संसद को अधिकार दिया गया है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकता है। और वर्तमान में जो है वो 25 उच्च न्यायालय है। कितने हाई कोर्ट है वर्तमान में? 25। दीक्षा कितने? 25 पक्कों में, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक संविधान के भाग 5 में 28 जनवरी 1950 तो इसकी स्थापना हुई। कब? 28 जनवरी 1950। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसकी स्थापना पहले की गई थी, संघीय न्यायालय के रूप में, है ना। संघीय न्यायालय के रूप में जो 1935 में इसकी स्थापना हुई। पूर्व में इसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन में, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन में नई दिल्ली में, और वर्तमान में कहां पर है? तिलक मार्ग, नई दिल्ली। कब स्थापित किया गया? वर्तमान स्थान यहाँ पर 1958, 1958 में यहाँ पर स्थापित किया गया। 22 एकड़ क्षेत्र में फैला ही है। पूर्व में इसे प्रीवी काउंसिल के नाम से जाना जाता था। ये नाम भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट को किस नाम से? प्रीवी काउंसिल के नाम से जाना जाता था। इसका संगठन कैसा है? पिरामिड की तरह है, पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर क्या है? हाई कोर्ट, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे सेशन कोर्ट, और नीचे सबसे नीचे क्या है? ग्राम न्यायालय। अब न्यायपालिका के यदि हम कार्य देखें तो मुख्य रूप से 2 ही कार्य हैं इसके न्यायपालिका के। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, और दूसरा नागरिकों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, नागरिकों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 124 में दिया है न्यायपालिका। तो जो मूल संविधान था उसमें 8 न्यायाधीशों की बात की गई थी सर्वोच्च न्यायालय में। 1+7, 1+7। 1956 में कितने हो गए? 10, 9+1, एक मुख्य न्यायाधीश और 9 अन्य न्यायाधीश। 1960 में बढ़ाकर कितना कर दिया? 13, 12+1, 1960 में। 1977 में किया इसे 17, 16+1। 1986 में कितना किया? 25। 2009 में कितना हो गया? 31। 2009 में 31, 30+1, 31। और वर्तमान में कितना है? 34, 33+1, 33+1 कितने वर्तमान में? 34। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 34।
जो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124(1) में दिया हुआ है कि कितने इसमें न्यायाधीश होंगे, और मुख्य न्यायालय संख्या वृद्धि अधिनियम 2009 इसके द्वारा इसकी संख्या में वृद्धि की। अनुच्छेद 124(2) में दिया हुआ है कि इसकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान। कौन करते हैं इसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति। जोर से बोला करो, राष्ट्रपति। और 1950 से 1973 तक एक परंपरा रही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश होता था उसे ही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता था। लेकिन 1973 में क्या किया, एक इस नियम का उल्लंघन कर दिया और एम.एन. राय की नियुक्ति कर दी, जो कि वो वरिष्ठ नहीं थे। फिर इसी प्रकार 1977 में भी इसी गलती को दोहराया गया और यहाँ पे मतलब गलती नहीं बोलेंगे, नियम का पालन वहां पर नहीं किया गया और एम.यू. बेक की नियुक्ति कर दी, जो कि उस समय सीनियर नहीं थे। अनुच्छेद 124(2) के बाद अनुच्छेद 124(3) उसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं हैं। न्यायाधीशों की बात की, सिर्फ मुख्य न्यायाधीश नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता है। तो कम से कम 5 वर्ष तक लगातार किसी हाई कोर्ट का वो न्यायाधीश, पहली शर्त है कम से कम 5 वर्ष तक लगातार किसी न्यायालय का, किसी हाई कोर्ट का या उच्च न्यायालय का वो न्यायाधीश रहा हो। यदि ये नहीं है तो लगातार एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा। न्यायाधीश है तो 5 वर्ष और अधिवक्ता है तो 10। लेकिन दोनों दृष्टिकोण में क्या है, लगातार रहा हो। और तीसरी शर्त क्या है, राष्ट्रपति की नजर में एक प्रख्यात विधिवेत्ता हो, एक विधिवेत्ता हो। क्लियर? अनुच्छेद 124(3) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता। अनुच्छेद 124(4) में कार्यकाल पड़ा आपने 6 वर्ष या 65 वर्ष का, जो भी पहले हो। फिर अनुच्छेद 124(5) हटाने का प्रावधान। अनुच्छेद 124(5) इन्हें हटाने का प्रावधान। इसमें 6 वर्ष की कंडिका है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए। 65 वर्ष की आयु, क्या 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, ठीक, 65 वर्ष की आयु। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 124(5) इन्हें हटाने का प्रावधान। हटाने का प्रावधान ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने इतने सारे आयोग पढ़े हैं तो उसमें लिखा है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, तो यही वाली प्रक्रिया है। इसे लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। हटाने का प्रावधान यदि देखें तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया, या तो स्वयं त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए तो वो पद उनका रिक्त माना जाता है। और हटाने के लिए क्या है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, अनुच्छेद 124(5) और न्यायिक अक्षमता अधिनियम 1968 1968, न्यायिक अक्षमता अधिनियम 1968। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में इनके विरुद्ध ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। लोकसभा के है तो 50 सदस्य, 100 सदस्य, लोकसभा राज्यसभा में लाया जा रहा है तो 50 सदस्य ये प्रस्ताव लाते हैं। और फिर एक समिति गठित होती है जिसमें, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध ही लाए तो फिर जो अन्य जो सीनियर न्यायाधीश होगा उसको वो अध्यक्षता करेगा, और दूसरे किसी न्यायाधीश के विरुद्ध लाया जा रहा है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। एक तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश एक सदस्य हो गया, दूसरा किसी भी राज्य के हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा क्या है, एक विधिवेत्ता। 3 लोगों की समिति होती है, जांच करती है, और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि 2/3 बहुमत से संसद में प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर ये इनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती है। ठीक, फिर अनुच्छेद 125 ने पढ़ा सीजेआई का वेतन, मुख्य न्यायाधीश का वेतन और अन्य न्यायाधीशों का वेतन। तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना पड़ा हमने, 2,80,000,
और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए। अनुच्छेद 125 दो भी पढ़ा हमने। अनुच्छेद 125 दो, इसमें लिखा है वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 ये क्यों है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति? क्योंकि अनुच्छेद 124(5) के तहत यदि पद रिक्त हो जाए तो फिर वहां पे कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की जाएगी जब तक कि उनका पद भरा नहीं जाता या पूर्ण रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। तो राष्ट्रपति एवं संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले न्यायाधीश को गणपूर्ति के लिए नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर? किसकी किसकी अनुमति? एक तो राष्ट्रपति की चाहिए और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि जिस हाई कोर्ट से उठाकर कहां लेके जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, तो उस हाई कोर्ट से तो पूछना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अनुच्छेद 128 सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। यही है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें ये अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश इनको नहीं माना जाएगा। ठीक। अब अनुच्छेद 129 ये भी पढ़ा अपन ने। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इनके जो निर्णय होते हैं, फैसले होते हैं, वो रिकॉर्ड में रखे जाते हैं और जितने भी हाई कोर्ट होते हैं या अन्य अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, इनका नजीरों के रूप में उपयोग करते हैं। अनुच्छेद 125 दो में क्या पढ़ा हमने? इसमें पढ़ा था वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। अनुच्छेद 125 दो। लेकिन अनुच्छेद 360(4) क में भी एक प्रावधान है, इसी से संबंधित है कि आपातकाल में वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल में वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान। सुप्रीम कोर्ट का स्थान, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान नई दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से भारत के किसी भी क्षेत्र में खंडपीठ का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर एकदम? किसकी अनुमति लेना है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 131 हमने पढ़ा, प्रीवी काउंसिल के रूप में, मतलब मूल अधिकारों के संरक्षण के रूप में है। पूर्व में इसे प्रीवी काउंसिल ही बोला जाता था और इसमें है इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्य, फिर है भारत सरकार व राज्यों का कोई संघ, फिर है दो या दो से अधिक राज्यों के आपसी विवाद, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य के चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद। ये जो मामले हैं ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इन्हें सुनने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट को ही है। बात क्लियर होगी? दीक्षा समझ में आ रहा है? अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और उसके बाद में क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। और इसमें है संवैधानिक मामले। किसी हाई कोर्ट के निर्णय के पश्चात एससी में अपील कर सकता है। हमने पढ़ा था अनुच्छेद 226 के तहत भी जो रिट जो है वो हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है, तो उसकी अपील हम इसके तहत कहां करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में। फिर अनुच्छेद 133 उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मामलों से संबंधित अपील की जा सकती है। दीवानी मामले अनुच्छेद 133 और आपराधिक मामले अनुच्छेद 134, ये भी अपील से संबंधित है। और अनुच्छेद 135 तो मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र
और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाना, संघीय न्यायालय। ठीक, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 क्या है? विशेष परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय अपील स्वीकार करने की कोशिश कर सकता है, विशेष मामलों में, है ना? हमने मामले बता दिए थे पहले। अनुच्छेद 137, इसके तहत संविधान का अंतिम व्याख्याता भी इसे कहा गया है। संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट को। पहले दिए गए निर्णय पर वो पुनर्विचार कर सकता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की वो समीक्षा भी कर सकता है। क्लियर है? तो अनुच्छेद 137। फिर अनुच्छेद 143 है। अनुच्छेद 143, तो अनुच्छेद 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति, और कितने वकीलों की? 5 वकीलों की एक पैनल बनाई जाती है, एक बेंच बनाई जाती है, और वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 227, ये तो पढ़ा ही नहीं, कह रहे हमने। तो अनुच्छेद 227, देश के सभी न्यायालयों पर न्यायिक, देश के सभी न्यायालयों पर न्यायिक अधीक्षण की शक्ति रखता है, शक्ति रखता है। कौन शपथ दिलाता है इनको? हमने शपथ वाला भी कंडिका लिखवाई होगी। कौन से अनुच्छेद के तहत? कॉपी में लिखा है ना 124(6). फिर क्यों गलत बता रहे थे? जब लिखा हुआ है तो उसी में देख के बता देते। अनुच्छेद 124(6) राष्ट्रपति की, तो सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ, और कौन दिलाता है इन्हें? राष्ट्रपति दिलाते हैं। बताना। ठीक है, अनुच्छेद 124(7) में भी पढ़ा होगा हमने। अनुच्छेद 124(7) क्या पढ़ा इसमें? जो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के पद पर रह चुका है, वह पुनः किसी न्यायालय या किसी न्यायाधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है, वकालत नहीं कर सकता है। क्लियर एकदम? ठीक है। आज हमें पढ़ना है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, और ये संविधान के भाग 6, सुप्रीम कोर्ट संविधान के भाग 5 में, और जो हाई कोर्ट है संविधान के भाग 6 में। अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 214 से अनुच्छेद 232। अनुच्छेद 214 की यदि हम बात करें, कोई बताएगा ना क्या प्रावधान है अनुच्छेद 214? ऑनलाइन वाले बता सकते हैं? अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए, किस किताब में लिखा है रवि सर ये? प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 214 में। ठीक है, जो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के लिए है, वो अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के लिए है। ठीक, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन यहां पर एक फिर इसमें संशोधन भी है, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231, संसद विधि बनाकर, ये राष्ट्रपति को अधिकार नहीं, इसको ये
संसद को। यहाँ कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, बाकी तो सब याद कर लेते हैं, ये भूल जाते हैं क्योंकि हमें क्या पता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, तो संसद को भूल जाएंगे वहां पर। और ऐसे क्वेश्चन पीएससी में पूछे जाते हैं। तो संसद विधि बनाकर दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए दो या दो से अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त न्यायालय गठित कर सकता है, संयुक्त न्यायालय गठित कर सकता है, संयुक्त न्यायालय गठित कर सकता है। जैसे अभी हम देखें तो चंडीगढ़ एक संयुक्त न्यायालय, यहां पर पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ मतलब केंद्र शासित प्रदेश तीनों के लिए। उसी प्रकार चेन्नई है पांडिचेरी और तमिलनाडु के लिए, चेन्नई में तमिलनाडु और पांडिचेरी। इसी प्रकार केरल हाईकोर्ट में केरल और लक्षद्वीप, ये संयुक्त न्यायालय है। हमने बताया सबसे पहला चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा के लिए, चेन्नई पांडिचेरी और तमिलनाडु के लिए, केरल और लक्षद्वीप के लिए। उसी प्रकार मुंबई महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव। पश्चिम बंगाल ये काय के लिए? पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप। आंसू पूछ लो सर, वो कचरा चला लेता। मैं तो हर दिन ही रोता हूँ ऐसा जब भी जाता हूँ। पश्चिम बंगाल, उसके बाद आसाम किस राज्यों के लिए है? आसाम वाला गुवाहाटी वाला, आसाम नागालैंड और मिजोरम के लिए, आसाम नागालैंड और मिजोरम के लिए। क्लियर हो गया ये? संयुक्त न्यायालय ये प्रावधान काय में दिया है? अनुच्छेद 231 में। कौन कर सकता है? संसद विधि बनाकर दो या दो से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त न्यायालय गठित कर सकता है। क्या संयुक्त न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संसद ही करती है? कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। गठन कोई भी करे, न्यायालय की स्वीकृति करेगा संसद, लेकिन नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। क्लियर एकदम? अब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट 1936 में स्थापित हुआ था, एमपी का 1936 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, 1936 में कहां पे बना था? दीक्षा जी अभी तो है, लेकिन पहले कहा था ये पहले था नागपुर में। कहां पर? नागपुर 1936 में। और 1956 में कहा स्थानांतरित किया इसे? जबलपुर। और इसकी खंडपीठ कहां पर है? ग्वालियर और इंदौर। ग्वालियर और इंदौर में इसकी खंडपीठ है। भोपाल में है कि नहीं? अमृत बन रही है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये क्लियर हो गया है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। अनुच्छेद 216 अनुच्छेद 216
16 में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 216। क्या प्रावधान है अमरदीप? अनुच्छेद 216 कोई बता सकता है? अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट का गठन। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन। कितने न्यायाधीश होते हैं अमरदीप इसमें? हमें क्या पता है? क्योंकि हर राज्य का अलग अलग होता है ना? इसलिए इसमें संख्या तो हम लिख नहीं सकते, लिखना भी नहीं है, ठीक? तो बात उतनी ही करेंगे हम। तो इसमें हाई कोर्ट का गठन की बात की गई है और मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? उनकी राष्ट्रपति करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो। मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। या कंफ्यूज हो सकते हैं, जिसने इतना याद कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, तो वो तो बोलेंगे कि राज्य के है तो फिर कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। हनोते जी जैसे तो दिमाग लगा के तब तक सही करते रहेंगे जब तक वो पूरा गलत नहीं हो जाता। ठीक, क्लियर हो गया? अनुच्छेद 217 कोई बता दे जरा, श्वेता मैडम बताएंगे क्या क्या प्रावधान है अनुच्छेद 217 में? अनुच्छेद 217 गुड, योग्यताएं है। योग्यताओं की बात की गई है अनुच्छेद 217 में। क्या योग्यताएं हैं इनकी? योग्यताओं की बात कर रहे हैं तो सेम जैसा पहले हमने पढ़ा था, 10 वर्ष तक 10 वर्ष तक जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर आसीन रहा हो। और दूसरा है, दूसरी योग्यता क्या है? इतने ही वर्ष की किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। क्या? किसी सत्र न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। और दूसरी शर्त क्या बताई? किसी राज्य के उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक, यहां पर भी 10 वर्ष रहेगा, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ये दो शर्तें हैं इनकी। ठीक, यहां पर ये भी है, एक या एक से अधिक राज्यों में, पहले में भी और दूसरे में भी। ठीक, एक या एक से अधिक राज्यों में वो न्यायाधीश के रूप में रहा हो, या एक या एक से अधिक राज्यों में लगातार 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। और भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया न हो, ये सब में तो कॉमन सी बात है। पागल व्यक्ति को तो नहीं बना सकते। 420 फ्रॉड जो है, दिवालिया, इसको भी नहीं बना सकते। ऐसे लोगों को न्यायाधीश बनाने लग जाए तो हो जाए काम।
अनुच्छेद 200, हाँ, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217, ये 2 का प्रावधान लिखा दिया हमने। अनुच्छेद 217 1 का प्रावधान थोड़ा सा मिस हो गया था। नियुक्ति, किसकी बात कर रहे हैं? नियुक्ति की बात कर रहे हैं। नियुक्ति कौन करेगा? तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति। ये हमने बता दिया था लेकिन लिखवाए नहीं। 217 नियुक्ति, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किससे परामर्श लेंगे? यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन है, बिल्कुल क्वेश्चन। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश से। हाँ देखो, जब हम केंद्र में नियुक्त करते तब प्रधानमंत्री का परामर्श वगैरह बात आई थी वहां पे। जब यहाँ नियुक्त करेंगे तो राज्यपाल से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करें। याद रखें, संबंधित राज्य के राज्यपाल से। तो कौन नियुक्ति करेगा? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई, संबंधित राज्य के सीजेआई व राज्यपाल के परामर्श से। किसका परामर्श? किसका परामर्श? ये तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राज्यपाल। राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई, हाई कोर्ट के सीजेआई और राज्यपाल, इनसे परामर्श करने के बाद ही नियुक्त करते। बात क्लियर है एकदम? तो यहाँ ये टीम में कौन होता है कौन नहीं होता, इसके आधार पर एक चौथा नाम देके कंफ्यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे 217(3). 217(3), आर्टिकल 217(3। कौन बताएगा इसके विषय में? बताइए, ऑनलाइन वाले बताएंगे अभी। अनुच्छेद 217(3। शांतनु जी, आप भी बता सकते हैं? हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, 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 हाँ। 62 वर्ष तक की आयु, ठीक है। 62 वर्ष तक की आयु है इनकी। और मुख्य न्यायाधीश के लिए नहीं, न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। कितने वर्ष तक? 62 वर्ष तक। सच नहीं, 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हूं मैं, इसे ठीक करवा दूंगा बाद में। अनुच्छेद 217, अगला जो है वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्ते, ये 218 में है। अनुच्छेद 218, वेतन एवं भत्ते। कितना वेतन का प्रावधान है इनको? कौन बताएगा? कितना वेतन मिलता है इसको, इनको? वेतन एवं भत्ते। हम यहाँ जंप कर गए थोड़ा सा। ये वेतन भत्ते वाला है अनुच्छेद 221 से, ठीक कर लेना। वेतन भत्ते, तो जैसे हमने वहां पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के लिए 2,80,000 और 2,50,000। मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000, अन्य न्यायाधीश का 2,50,000। ऐसे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है 2,50,000 और अन्य न्यायाधीश का है 2,25,000। 2,25,000, 2,25,000। ठीक। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 219। अनुच्छेद 219
219, अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपने पद पर आसीन होने से पूर्व, अपने पद पर आसीन होने से पूर्व राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अधिकारी के सम्मुख शपथ ग्रहण करनी होती है। यहां पे भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, लिख लिया हो तो आगे बढ़े। शपथ ग्रहण करनी होती है या तो राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? फिर क्वेश्चन क्या है जब बात क्लियर है तो? अमरू बजाओ अपना डमरू। क्या क्वेश्चन? देखो, राज्यपाल के बारे में पढ़ा। राज्यपाल भी क्या होते हैं? एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक, 7वां संविधान संशोधन 1956, एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये पढ़ा हमने। और उसमें ये भी पढ़ा कि उसे पृथक पृथक शपथ लेना होता है। हर राज्य की पृथक पृथक शपथ लेना होता है। पढ़ा ना हमने। अब यहां पर भी संयुक्त उच्च न्यायालय है, तो न्यायाधीश को शपथ कौन सा राज्यपाल दिलाएगा? जहाँ पर उच्च न्यायालय स्थित है। पृथक पृथक या एक ही? संयुक्त उच्च न्यायालय है। शपथ कौन दिलाएगा? दोनों राज्यपाल मिलकर, फिर दोनों राज्यपाल मिल जाएंगे, बैठ जाएंगे, चाय पे बुलाएंगे, बोलेंगे चलो एक शपथ ले लो। हाई कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट ही दिलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, क्या सर जिस राज्य का जहाँ पे उच्च गुड, न्यायालय है बस यही है। वही कहा जाए। देखो, वो उसका अधिकार क्षेत्र किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या दूसरे राज्य के लिए हो सकता है, लेकिन राज्यपाल उसी राज्य के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे जिस राज्य में उसका भवन स्थित है। बात क्लियर हो गई? जिस राज्य के नाम पर वो उच्च न्यायालय सैंक्शन है, वही वाला राज्यपाल महोदय उनको शपथ दिलाएंगे। बात क्लियर हो गई? किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। अनुच्छेद 220 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 220 कुछ प्रतिबंध है इसके ऊपर। क्या प्रतिबंध है? न्यायाधीश रहते हुए निर्बंध या प्रतिबंध, और मतलब वो उस राज्य के अधीन या अन्य राज्यों में तो कहीं पर वो वकालत वो नहीं कर सकता, लेकिन कहां पर कर सकते हैं वे? सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम ठीक है, क्लियर हो गया ऐसा? किसी को समझ में नहीं आया मैंने क्या क्या बोल दिया? अनुच्छेद 220 क्या बताया? कोई बता देना ऑनलाइन वाले, अनुच्छेद 220 का क्या प्रावधान है? न्यायाधीश रहते हुए नहीं, रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 222। अनुच्छेद 222 क्या प्रावधान है हमारे देखो इसमें? अनुच्छेद 222
राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहे हैं। दीक्षा कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात किसी न्यायाधीश को क्या कर सकते हैं? बर्खास्त, अंकित, स्थानांतरित, एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, कर सकते हैं। और किस किस का परामर्श लेंगे इसमें? यहाँ पे भी 3 लोगों की टीम बनेगी। कौन कौन रहेंगे? 3 लोग। अनुच्छेद 222 की बात कर रहे हैं। 3 लोग कौन रहेंगे? एक तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई और दूसरे हाई कोर्ट और तीसरा भी हाई कोर्ट, तीसरा भी हाई कोर्ट। सीजेआई एक जहां से जा रहा है और दूसरा हाई कोर्ट जहां पर वो जा रहा है। तो दोनों हाई कोर्ट के जो सीजेआई है वो विचार विमर्श करेंगे। सब तो बात क्लियर है। इनके परामर्श से ही होता है। अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्या होता है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसी आकस्मिक पद रिक्ति, अनुच्छेद 217 4 में था पद रिक्ति, अनुच्छेद 217 4 पद रिक्ति। यदि त्यागपत्र दे दे, आकस्मिक मृत्यु हो जाए या महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया किस भाग में दिया है? अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224 5 अभी पढ़ा हमने। अनुच्छेद 124 5 महाभियोग की प्रक्रिया। यहां बैठे वालों में किसी को नहीं पता। अनुच्छेद 124 5 पढ़ा ना, महाभियोग की प्रक्रिया। ये सभी के ऊपर एक जैसे लागू है ना, ये सभी के ऊपर एक जैसे लागू है। तो इस प्रक्रिया के तहत यदि उसको हटाया जाए तो फिर जिस दिन हटाए उसी दिन तो दूसरे को नियुक्त नहीं कर सकते। तो तब तक के लिए, जब तक कि नियुक्ति न हो जाए, तब तक के लिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे। क्लियर हो गया ये? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 224 ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान। अनुच्छेद 224 कार्यकारी न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश व अतिरिक्त न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति जैसे हमने उधर पढ़ा सुप्रीम कोर्ट में कि दोनों को बराबर तुलना करते हुए पढ़ना तो याद होगा। उसमें कौन कौन से न्यायाधीश? तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। और इसमें कौन कौन से न्यायाधीश हमने बताया? कार्यकारी, कार्यकारी उसमें भी होता है, कार्यकारी उसमें भी होगा। अपर न्यायाधीश, अतिरिक्त न्यायाधीश, उसमें अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं होते। ये क्वेश्चन पिछली बार आ गया था, पूछा सुप्रीम कोर्ट के लिए और लोगों ने हाई कोर्ट का उत्तर मिला दिया, उसमें गलत करके आ गए। क्या अमरदीप? अतिरिक्त न्यायाधीश हाई कोर्ट में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया। अनुच्छेद 224 1
अनुच्छेद 224(1). ये वहां पर भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी होते हैं। क्या? सेवानिवृत्त 2 वर्ष के लिए उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। सेवानिवृत्त जजों को भी अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। 2 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 225, कोई बताएगा क्या प्रावधान है अनुच्छेद 225? जो 131 में हाई कोर्ट के लिए था, सुप्रीम कोर्ट के लिए था। 131 प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो ये इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, हाई कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 225 में दिया हुआ है। आरंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण, नियंत्रण, न्यायिक समीक्षा, ये सब इसके दिए हुए हैं। अब इसमें उतना स्पष्ट नहीं था क्योंकि हमने पढ़ा अभी एक कुछ डाटा नोट करवाया होगा कि उच्च न्यायालय 1862 में भी थे। 1862 में कहां पर? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई। उसी प्रकार 1866 में इलाहाबाद में था। तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इनके वो है जो स्वतंत्रता के पहले से इनको दिए गए थे। बात करें या थोड़ा सा अंतर है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो जो इनको स्वतंत्रता से पहले से प्रदान किए हुए थे। अब इसमें अनुच्छेद 226 भी दिया हुआ है, यह हमने बहुत बार पढ़ा है। अनुच्छेद 226 ऑनलाइन वाले बताएंगे ना, कोई भी, बैकवर्ड सर आप भी बता सकते हो, रवि सर आप भी बता सकते हो। गुड गुड गुड। रिट, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध रिट, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। तो क्या है इसमें? अनुच्छेद 226 के अनुसार मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई भी अभियोग सीधा उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। और 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं ये भी अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन अंतर क्या है इसमें? 32 में और 226 में अंतर क्या है? क्योंकि मध्य प्रदेश का व्यक्ति जबलपुर में जा सकता है या दिल्ली जा सकता है, ठीक, लेकिन बॉम्बे तो नहीं जा सकता, इलाहाबाद तो नहीं जा सकता। क्लियर होगी ना बात? कि सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता होती है पूरे भारत के लिए होती है और हाई कोर्ट की जो अधिकारिता होती है वो सिर्फ अपने राज्य के लिए होती है, ठीक। जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों से संबंधित ही रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त भी अन्य मामलों पर भी इसमें सुन सकता है, ठीक? ये मूल अंतर है। समझ में आया? पक्का ना? ठीक है, बड़े अच्छे लिख रहे हो। अब हम बात करते हैं इनके और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। देखें तो जैसे तलाक, हाँ जी, आप क्या सोच रहे? लॉक, तलाक, वसीयत, जल,
सेना विभाग, न्यायालय का अपमान, कंपनी कानून, कंपनी कानून आदि से संबंधित अभियोग भी उच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, आरंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब हम बात करेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार कौन से अपील सुन सकता है? हाई कोर्ट, कोई बताने की कोशिश करे? सुप्रीम कोर्ट का नहीं, हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो निम्न न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध निम्न न्यायालय कौन कौन से हो सकते हैं? अधीनस्थ न्यायालय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश, ये सारे, ठीक। तो निम्न न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उन दीवानी मुकदमों में अपील सुन सकता है जिसमें 5,000 रुपए या इससे अधिक रकम की संपत्ति का प्रश्न हो, संपत्ति का प्रश्न हो। क्लियर हो गया? संपत्ति, दीवानी मुकदमा मतलब संपत्ति संबंधित विवाद जिसमें 4,000 या उससे अधिक की संपत्ति का विवाद हो, उसे ऐसे मामलों की अपील जो है हाई कोर्ट सुन सकता है। दिक्कत नहीं है इसमें कोई, ठीक। अगला देखेंगे, निम्न न्यायालयों के विरुद्ध ऐसे फौजदारी मुकदमों की अपील सुन सकते हैं जिसमें 4 वर्ष या इससे अधिक समय के लिए कैद की सजा दी हो। हाँ, 4 वर्ष आप देख के बता देना मुझे, ठीक है? बता देना, क्योंकि अभी जो मेरे पास प्रमाण है उसके अनुसार मैंने बोला कि 4 वर्ष, ठीक? आगे लिखेंगे, जिला एवं सेशन जज कैसे मृत्युदंड देने का हक है क्या? हक है इसे मृत्युदंड देने का जिला एवं सत्र न्यायाधीश को? अपील करेंगे तो हाई कोर्ट चल जाएगा। हाई कोर्ट तो जाना ही है, लेकिन क्या सजा दे सकता है? सजा दे सकता है, लेकिन मृत्युदंड, हाँ, सजा सुना सकता है, मृत्युदंड दे नहीं सकते। मृत्युदंड के लिए
हाई कोर्ट की जांच होती है इसके, ठीक है, सीधी सी बात है, लिखेंगे इसे। जिला तथा सेशन जज हत्या के मुकदमों में दोषी को हत्या के मुकदमों में दोषी को मृत्युदंड दे सकते हैं, परंतु मृत्युदंड दे सकते हैं, परंतु जज द्वारा उच्च न्यायालय से इसकी पुष्टि करवाना अनिवार्य होता है, और यदि पुष्टि कर दे तो फिर ये फांसी भी दे सकते हैं, ठीक है। ये बात अलग है कि कोई इतनी जल्दी हार मानेगा नहीं, वो हाई कोर्ट जाएंगे, राष्ट्रपति तक जाएंगे, उसके बाद ही होता है, तो जल्दी दे नहीं सकते, लेकिन सजा तो सुनाते हैं, सुनाई है ना, जिला स्तर पे सजा सुना देते हैं, लेकिन उसके लिए पुष्टि वहां से लेना अनिवार्य है, ठीक है। आगे लिखेंगे हम, अपीलीय क्षेत्राधिकार चल रहा है हमारा ये। अगला, कोई ऐसा मुकदमा जिसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। एक अनुच्छेद 136 में एक विशेष प्रावधान है, इसको अनुच्छेद 136 कोई बता सकता है क्या? अनुच्छेद 136, शांतनु जी आप ही बताइए। सुप्रीम कोर्ट के अपील करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करना है। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 136 में लिखेंगे बराबर। ये ऐसा है जो बिखरा हुआ है, उच्च न्यायालय से संबंधित है, लेकिन वो उधर है, भाग 5 में है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है हमें। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, परंतु इसके लिए उच्च न्यायालय की आज्ञा आवश्यक है, और ये अनुच्छेद 136 के तहत उच्च न्यायालय देता है। यदि आप हमारे निर्णय से संतुष्ट न हो तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो, ये बात वो करता है। अब हम बात करते हैं न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए। सर्वोच्च न्यायालय का भी पढ़े ना हमने, कार्यकाल की सुरक्षा है, कार्यकाल की सुरक्षा, वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ये सब हमने उनके विषय में पढ़ा है, वही के वही इनके लिए भी है। तो इनके लिए प्रावधान है अनुच्छेद 218 में, एक अनुच्छेद 218 में प्रावधान है। क्या प्रावधान है? न्यायाधीश पद का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है, न्यायाधीश पद का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है। क्लियर एकदम? और दूसरा क्या है?
दूसरे क्या स्वतंत्रता लिखेंगे इसमें? स्वतंत्रता के लिए प्रावधान में दूसरा प्रावधान क्या किया है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है, हाँ, ठीक है। और भी है, जैसे ये वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही नहीं, उनका जो पूरा कार्यालय का जो वेतन होता है, अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं, उन सबका वेतन कहां से होता है? संचित निधि से होता है, राज्य की संचित निधि से होता है। और फिर अनुच्छेद 220 बताया था, शांतनु जी, क्या था अनुच्छेद 220? हेलो, अनुच्छेद 220 अभी पढ़ा अपन ने, अनुच्छेद 200, हाँ हाँ हाँ, हाँ, उच्च न्यायालय का, लिखेंगे आप, बंद करो आप अपना माइक। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश लेकिन वो स्थायी न्यायाधीश की बात कर रहे हैं, तदर्थ न्यायाधीश वगैरह जो नियुक्त होते हैं उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता। स्थायी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात कहां पर, नंदनी जी बताएं, कहां काम कर सकता है और कहां काम नहीं कर सकता? थोड़ा सा हाँ, नहीं, थोड़ा सा यहाँ है क्वेश्चन, थोड़ा सा है गुमराह। देखो, भोपाल हाईकोर्ट का, जबलपुर हाईकोर्ट का उच्च न्यायाधीश यदि रिटायर हुआ, चाहे मुख्य न्यायाधीश हो या फिर अन्य न्यायाधीश हो, वहां से रिटायर हुए हैं, तो वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकता, ठीक? और पूरे भारत के किसी भी न्यायालय में, मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय, वहां काम नहीं कर सकता। लेकिन जबलपुर को छोड़कर जो 24 अन्य उच्च न्यायालय बचे हैं, वहां काम कर सकता है वो, और सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकता है। क्लियर हुआ एकदम? मतलब जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर हो रहा है, उस हाई कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम नहीं कर सकता। बाकी अन्य हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो अधिवक्ता के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक, ठीक। मतलब उस राज्य के हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकता, और वो तो पूरे भारत के किसी भी फिर अन्य न्यायालयों में काम नहीं कर सकता। सिर्फ वो 24 हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकता है। ठीक है, ये उसकी स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किए गए हैं, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रावधान। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227, कोई बता सकता है इसमें क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 227, सैन्य अधिकरण, सैन्य अधिकरण उच्च न्यायालय की अधिकारिता एवं अधीक्षण के अंतर्गत, बताएं हेमलता, आते हैं या नहीं आते? दो ही विकल्प है। जबकि हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ लिया है,
विशेष अपील की शक्ति पढ़ा, तो उसमें बताया हमने कि ये नहीं आते, बताया था ना। तो फिर यहाँ पे क्यों आएंगे? पढ़ा हुआ याद किया था। तो यस नो वेरी गुड, कुछ तो बोला करो। तो सैन्य अधिकरण उच्च न्यायालय के अधिकारिता एवं अधीक्षण के अंतर्गत नहीं आते हैं। अनुच्छेद 227 में स्पष्ट प्रावधान है। अनुच्छेद 230 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 230 कोई बताए? अनुच्छेद 230, 230, 230, अनुच्छेद 230 संघ राज्य क्षेत्र। और कोई बताए? और भी कोई बताए? अनुच्छेद 230 संसद कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए किसी केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ सकती है या हटा सकती है। जोड़ भी सकती है, हटा भी सकती है। ये काय में प्रावधान है? अनुच्छेद 230। कौन हटा सकती है, जोड़ सकती है? संसद। यही प्रावधान अनुच्छेद 231 में, यही प्रावधान अनुच्छेद 231 में भी हमने पढ़ा है। तो उसमें क्या है? राज्यों के लिए है, दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं 231 में। लेकिन 230 में क्या दिया है कि कानून द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए किसी केंद्र शासित प्रदेश को जोड़ भी सकती है और हटा भी सकती है। अनुच्छेद 215 में क्या है? अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 110 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना है। काय में प्रावधान है? हाँ अमरदीप, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। 129 में काय में? अनुच्छेद 129 में। एक हथौड़ा तो रखना है यहाँ पे। आप लोगों में किसी को भी नहीं पता था, अभी भी पढ़ा है मैंने, पहले भी पढ़ा है, उसके बावजूद नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग। चावल रोटी दाल यही खाते हैं अंकित, और कुछ तो नहीं, भूसा वगैरह तो नहीं खाने लग गए। हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार किया गया है। क्या होता है इसमें? अभिलेख न्यायालय के रूप में स्वीकार कर लिया तो लिख के रख दिया, काम खत्म? नहीं, उसकी कॉपी जो है वो हर अधीनस्थ न्यायाधीश के पास जाएगी और उससे वैसा यदि मामला आया तो वही निर्णय उस पर भी लागू होगा।
एक कानून की तरह होता है ना कि इसमें ऐसा निर्णय दिया तो आगे भी ऐसे ही होगा। इसको अच्छे से लिख ही लो। अभिलेख न्यायालय में सभी निर्णय, अभिलेख न्यायालय में सभी निर्णय एवं कार्यवाहियों को प्रमाण के रूप में प्रकाशित किया जाता है एवं उसके निर्णय संबंधित राज्य के सभी न्यायालयों के लिए मान्य होते हैं। सभी न्यायालयों के लिए मान्य होते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम इस दायरे से बाहर निकल के अब हम अधीनस्थ न्यायालयों की बात करेंगे, जो अलग से गठित किए जाते हैं। अलग अलग है और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो हम एक तो न्यायालय की बात करेंगे, जैसे ग्राम न्यायालय वगैरह को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन किसी का अधूरा रह गया हो तो बाद में मुझे मैसेज करके बता देंगे, तो अगले वीडियो में हम इसे भी छूटा हुआ यदि किसी की दृष्टिकोण में लगता है तो उसे भी हम कंप्लीट कराएंगे। ग्राम न्यायालय बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इससे संबंधित एग्जाम में आता ही है ये। ग्राम न्यायालय परंपरागत रूप से फिर से एक क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं, जैसे हमेशा पूछता हूं। ग्राम न्यायालय में निर्णय कौन करता है दीक्षा? जिला न्यायाधीश। गुड, न्यायाधीश करता है। दोनों ने सही बोला। अच्छा हुआ किसी ने पटेल नहीं बोला, किसी ने कोटवाल नहीं बोला, किसी ने सरपंच उप सरपंच नहीं बोला है। न्याय करना किसका काम है? न्यायाधीश का है। न्यायाधीश का, ठीक। तो ग्राम न्यायालय की बात कर रहे हैं तो अक्सर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देता है, मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कौन सा है? ये छोटा सा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कौन सा है? तो दो उत्तर लोगों के दिमाग में आते हैं, एक तो बैरसिया भोपाल और दूसरा झातला ग्राम नीमच। तो दोनों में सही कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय। ऑनलाइन वाले कोई इसका निर्णय करके बता रहे, न्यायाधीश बने कोई। झातला नीमच है। हाँ, सतीश सर आप भी कुछ बोलना चाह रहे थे? झातला नीमच है। झातला नीमच है। हाँ, मेरे हिसाब से आपका उत्तर सही हो सकता है, लेकिन यदि पूछे कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत है, देखो दो अधिनियम बने हैं, एक मध्य प्रदेश शासन ने बनाया है और एक केंद्र सरकार ने बनाया है। मध्य प्रदेश ने जो बनाया, मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2001 में बनाया था। मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2001। तो इसके तहत पहला ग्राम न्यायालय कौन सा है? झातला। झातला ग्राम किस जिले में है ये? नीमच। किस जिले में? नीमच जिले में। लेकिन जो भारत सरकार द्वारा क्या ग्राम न्यायालय अधिनियम, राष्ट्रीय ग्राम न्यायालय अधिनियम कब बना था ये? 2008 में। कब बना था ये? 2008 में। तो इस
नियम के अनुसार 20 अक्टूबर 2000 कब 6 या 9 2008 2008 में यह अधिनियम बना और मध्य प्रदेश में कब 2009 में, और वो भी कौन सा, ग्राम बैरसिया भोपाल, ग्राम बैरसिया भोपाल। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना और फिर उत्तर हमें इसका लिखना होगा। यहाँ तक पहुंच गए क्या आप लोग भी? ये संसद द्वारा पारित है और ये मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा पारित। ये जो ग्राम न्यायालय अधिनियम, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, ग्राम न्यायालय अधिनियम कब से लागू हुआ है? 2 अक्टूबर 2009 से लागू है ग्राम न्यायालय अधिनियम। 2-3 बार क्वेश्चन, ग्राम स्वराज, ग्राम न्यायालय, ये एग्जाम में बने हुए क्वेश्चन, इसको कोई याद नहीं करता, पढ़ता ही नहीं है, बोलते हैं तो हमारे काम की चीज नहीं, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और अकबर बिरबल महोदय जी को याद करते थक जाते हैं जीवन में। कैसे, सही बोल रहे हो क्या? हाँ? फिर भी गुस्सा आ रहा है आपको मेरे। यह अधिनियम जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत पर प्रभावी होगा। यह उस अधिनियम में लिखा हुआ है, प्रभावी होगा। क्या प्रावधान है अमरदीप इसमें, ग्राम न्यायालय? देखो प्रक्रिया होती है इसकी। सबसे पहले तो सरकार, राज्य सरकार जो होती है, उच्च न्यायालय से परामर्श करके एक अधिसूचना जारी करती है कि हम यहाँ पर एक ग्राम न्यायालय गठित कर रहे हैं। एक ग्राम हो सकता है या ग्रामों का समूह हो सकता है, उसको एक ग्राम न्यायालय घोषित कर देते हैं। और फिर किसी न्यायाधिकारी को नियुक्त की जाती है जो प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। न्यायाधीश नंबर 1 है ना? वर्ग 1 वर्ग 2 होते हैं न्यायाधीश भी, तो वर्ग 1 के रूप में नियुक्त होने की जो योग्यता रखता है उसको वहां पर नियुक्त कर दिया जाता है। और वो ऐसे मामले सुन सकते हैं जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान जिसमें हो, तो ऐसे मामले वो नहीं सुन सकते। पूरे दीवानी शक्तियां उसे प्राप्त है। क्या क्या बताया मैंने? राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करके एक अधिसूचना जारी करती है। एक ग्राम या एक से अधिक ग्रामों को ग्राम न्यायालय बना सकती है। किसी न्यायाधिकारी की नियुक्ति करती है, लेकिन उसमें न्यायिक श्रेणी प्रथम बनने की योग्यता होना चाहिए। और फिर पूरे दीवानी मामले सुनने की शक्ति उसके पास में है। लेकिन ऐसे मामले जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान हो, ऐसे मामलों को छोड़कर बाकी सारे दांडिक मामले भी उन्हें दे दिए गए हैं। इन मामलों की अपील की जा सकती है। इन मामलों की अपील जो है वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास में, हाई कोर्ट में की जा सकती है। कई बार तो ये बोल देते ग्राम न्यायालय, तो फिर अब अपील खत्म। वो ग्राम न्यायालय नहीं होता, वो कौन सा होता है? लोक अदालत। लोक अदालत के जो मामले होते हैं उसकी अपील नहीं की जा सकती। बात क्लियर की? ठीक, अब इसे लिख लेंगे अच्छे से। राज्य सरकार संबद्ध उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना के द्वारा
ग्राम न्यायालय अधिसूचना के द्वारा ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेगी। ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेगी। ठीक है। अब यहां पे नियुक्ति कौन करता है वो भी देखेंगे। राज्य सरकार हाईकोर्ट के परामर्श से प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए एक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी जो प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब शक्तियां लिखेंगे। शक्तियों में लिखेंगे नंबर 1, ग्राम न्यायालय को दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है। दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है। और दूसरा, ग्राम न्यायालय को ऐसे आपराधिक दीवानी मामले, दावे व विवाद को स्वीकार करने का अधिकार है, जिसमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास एवं 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान न हो। और लास्ट में एक नोट लिख लेंगे, इनके विरुद्ध अपील का अधिकार है। इनके विरुद्ध अपील का अधिकार है। देखो 1 मिनट के अंदर कहीं कुछ कमी भी से रह गई तो अब हम पढ़ेंगे लोक अदालत। लोक अदालत, इनको साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनमें कंफ्यूज होते रहते हैं। लोक अदालत क्या बोलते हैं इसे? लोक अदालत को जनता का न्यायालय। ये कहाँ होता है? ये अंकित जी सर जी। मुझे सुनाई जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ बता।
तहसील में विकास नहीं, जहाँ आयोजित करें लोक अदालत है। लोक अदालत न्यायालय में ही होता है, लेकिन किसी गांव में जाके स्थापित नहीं करते। जो न्यायालय होता है ना, न्यायाधीश अपने ही न्यायालय में लोक अदालत आयोजित करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ, ऑनलाइन वाले कोई जाके क्या? अब हम बात कर रहे हैं उद्देश्य, क्यों लेके आए हैं इन्हें? क्यों लेके आए? तो मामलों की अधिकता, मामलों की अधिकता उद्देश्य, मामलों की अधिकता। दूसरा, आपसी सहमति से विवादों का निवारण। आपसी सहमति से विवादों का निवारण, आपसी सहमति से विवादों का निवारण। और तीसरा, शीघ्र व मित व्ययी न्याय। अब देखो, लोक अदालत और ग्राम न्यायालय में क्या है? लोक अदालत, ग्राम न्यायालय में तो वही वैसी प्रक्रिया होती है जैसे न्यायालय में होती है, ठीक है, लेकिन वो इतना है कि वो न्यायालय उसके पास में चल जाता है, गांव में चल जाता है, ठीक, न्यायालय पूरा, न्यायाधीश और पूरी प्रोसेस वही है। लेकिन ये लोक अदालत में क्या होता है, पहले से जो चल रहे मामले होते हैं वो लिए जाते हैं, जो बहुत पहले से चल रहे हैं, और वो दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, उनको बुलाया जाता है कि आपसी सहमति से अपने मामलों का निराकरण करना चाहते हैं। और यदि दोनों तैयार हो जाते हैं, पर इसमें फौजदारी मामले नहीं आते हैं। फौजदारी मामले, मारपीट, चोरी, डकैती, ये वाले मामले इसमें नहीं आते। इसमें धोखाधड़ी, ये वो, विवाह विच्छेद, ये वो ऐसे मामले आते हैं जिसका आपसी सामंजस्य से निराकरण किया जा सकता है, जिसमें एक पार्टी शासन हो, वो मामले भी नहीं आते। क्या हुआ कि एक बार मेरा जो एक केस है अवैध उत्खनन वाला, जिसमें मैंने एफआईआर दर्ज करवाई थी, वो लोक अदालत में चयनित हो गया। मेरे पास नोटिस आया तो मैं चला भी गया, वही जाना तो पड़ेगा, वही न्यायालय का नोटिस हुआ और न जाए तो न्यायिक अवमानना होगी। मैं चला भी गया, फिर उन्होंने बताया कि ये मामला तो इसका है ही, कि जिसमें एक तरफ शासन हो वो मामले भी इसमें नहीं आते हैं, ठीक। तो इसमें दो पार्टियां होती है, वो आपस में सलाह मशवरा करने के लिए तैयार रहती है। तो ऐसे मामले इसमें आते हैं, जैसे भूमि के बंटवारे वगैरह से संबंधित हो, बैंक का जो चेक वगैरह बाउंस वगैरह हो जाए, तो ऐसा कोई मामला हो, ऐसे मामले इसमें लोक अदालत में लिए जाते हैं, ठीक। पहली लोक अदालत कब लगी थी भाई, कोई बताए जरा? पहली लोक अदालत, पहली लोक अदालत, कविता मैडम आपके पास हो सकता है इसका उत्तर। पहली लोक अदालत, पहली लोक अदालत 6 अक्टूबर 1985, 6 अक्टूबर 1985, 1985, 6 अक्टूबर 1985, दिल्ली उच्च न्यायालय के, दिल्ली है, दिल्ली, कौन? पीएन भगवती, पीएन भगवती ने दिल्ली में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। न्यायिक सेवा, न्यायिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम कब है? विधिक सेवा भी बोल सकते हैं न्यायिक सेवा को। विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत स्थायी लोक अदालतों की
स्थापना का प्रावधान किया गया है। यहाँ और एक क्वेश्चन हम देखेंगे, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम कब बना था? 1987 प्राधिकरण, 86-87 बोलते हैं उसे, तो लागू तो 87 से ही हुआ है, 87। ठीक, इसमें संशोधन कब हुआ? 2002। संशोधन कब हुआ? 2002। संशोधन 2002। और क्या बात है इसमें? लोक अदालतों को स्थायी स्वरूप दिया गया, एक टाइम फिक्स हो, इस समय लोक अदालत लगेगी और हमेशा लगते रहना चाहिए, ये इसमें प्रावधान किया गया। स्थायी लोक अदालत में कौन कौन लोग होते हैं? लोक अदालत के 3 घटक। लोक अदालत तो एक तो होगा न्यायाधीश, एक कौन होगा? न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक होता है इसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश। किस श्रेणी का होना चाहिए? ये क्वेश्चन में बनता है। द्वितीय श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का, क्या होना चाहिए? प्रथम श्रेणी। ग्राम न्यायालय में भी पढ़ा था ना प्रथम श्रेणी, वैसे इसमें प्रथम श्रेणी। तो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश और डैश लगा के और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रथम श्रेणी, मैं ही लिख देता, सेवा निवृत्त न्यायाधीश, और इसमें क्या है? प्रथम श्रेणी। और दूसरा कौन होना चाहिए? एक वकील होना चाहिए, एक वकील। और तीसरा कौन होना चाहिए? तीसरा कैंडिडेट सामाजिक कार्यकर्ता, एक एनजीओ जो मामले ढूंढ ढूंढ के लाते, दोनों पार्टियों को मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या है इसकी एक शर्त? क्या है? नोट क्या लिख रहा है इसमें? जैसे हमने उसमें लिखवाई, ग्राम न्यायालय में किसकी अपील की जा सकती है। अब यहाँ पे अब दोनों ने बोला था कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, वकील ने तो कुछ बोला नहीं, जज साहब ने तो कोई सजा दी नहीं, और फिर बोलते हैं कि अब हम इसको कहाँ लेके जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लेके जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लिखेंगे आपसी सामंजस्य से मामलों का निराकरण किया जाता है, इसलिए इस निर्णय की अपील नहीं की जा सकती। एक पहली शर्त है इसकी, एक इसकी शर्त है। दूसरी शर्त क्या है? दांडिक प्रकरण इससे दूर रहते हैं, दांडिक प्रकरण इसमें शामिल नहीं। दांडिक प्रकरण, मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा क्या है? वही मामले इसमें आते हैं जो पहले से चल रहे हैं, वो पहले से किसी न्यायालय में विचाराधीन हो। अब नया मामला लेके चल जाओ दोनों पक्ष, तो वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो पहले से किसी न्यायालय में विचाराधीन हो, ऐसे मामलों की इसमें सुनवाई होती है। क्लियर हो गया एकदम? आज के लिए इतना ही। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम इसे और पढ़ेंगे, जैसे परिवार न्यायालय या कुटुंब न्यायालय, बाल एवं किशोर न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हमारी रह गई है त्वरित न्यायालय की, अधीनस्थ न्यायालय, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत